स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 सामाजिक विज्ञान यानी जो आपका सोशल साइंस का जो आपका एग्जाम होगा 28 जून को, उसका आज हम लोग जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बन रहेगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और देखिए आज जो है सोशल साइंस का आज के इस वीडियो में हम लोग जो 5 नंबर वाला प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं और इससे पहले 3 नंबर प्रश्न का और 2 नंबर प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेगा क्योंकि आपका जो आज के इस वीडियो में 5 नंबर वाला प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे अधिक से अधिक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर बना रहेगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है खंड 7 देखेंगे जो कि आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और एक प्रश्न पर 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। आपका एग्जाम में 15 से लेकर 19 तक का जो प्रश्न रहेगा वो आपका एक प्रश्न का 5 नंबर दिया जाएगा और आपका जो 19 नंबर का जो प्रश्न रहेगा इसमें एक मैप से संबंधित प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो मैप का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिएगा और आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो 15 नंबर का प्रश्न पूछता है वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। देखिए आपको लग रहा है कि सर 15 नंबर शुरू से कैसे बता रहे हैं, क्योंकि आपका जब एग्जाम होगा आपका एग्जाम होगा तो 15 नंबर से आपका जो 5 नंबर वाला प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा एग्जाम में। इसका उत्तर हो जाएगा वन संरक्षण के लिए तख्त कानून बनाए जा सकते हैं और इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका कि वृक्षारोपण हो जाएगा। तीसरा होगा पेड़ के काटने पर रोक लगाना, वनों को आग से बचाना, वनों को अधिक चराई से बचाना। यानी वन संरक्षण को हम लोग कैसे बचाएं, ठीक है। तो सबसे पहले कानून बनाना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष रोपना चाहिए और जो पेड़ को काटने से बचाना चाहिए और इसको जो आग से भी आग लगने से भी बचाना चाहिए। देखिए अगर जंगल में हो तो अगर जंगल में आपका जो 2 पेड़ अगर सामने में उपजा हुआ है तो आपस में वो जल भी जाता है, ठीक है, तेज लहर के कारण गर्मी के दिनों में। और वनों को अधिक चराई से बचाने यानी इसको जो अधिक कटाई चराई से बचाना चाहिए। आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि किस देश के आर्थिक विकास और निर्धनता जो है उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है, इस कथन की व्याख्या करें। तो किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच विपरीत संबंध है। अगर आर्थिक विकास में वृद्धि होती है तो निर्धनता में कमी आती है, ठीक है। आर्थिक में जब वृद्धि हो तो निर्धनता में क्या कमी आएगा ना। अगर रोजी रोजगार में बरकत होगा तो निर्धनता जो खुद पर खुद कम जाएगा। अगर जहाँ के लोग जो अच्छा से काम करेगा उसका आर्थिक विकास बढ़ेगा, निर्धनता अपने आप कम होते जाएगा। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही है, ठीक है। और आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देता है और मानव विकास में निवेश कर लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में भी निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत के चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों को लिखिए। जब भारत में चुनाव होता है तो वो कैसे होता है उसका विभिन्न घटकों को लिखना है। तो देखिए आंसर हो जाएगा भारत के चुनाव प्रणाली के निम्नलिखित घटक है। पहला पॉइंट हो जाएगा, देखिए आपको एग्जाम में भी पॉइंट देकर लिखना है। मैं सब वीडियो में कह रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन जो है पॉइंट जब देते हैं तो उनको जो है अच्छी तरह से समझ में आता है और आपको जो नंबर फुल देता है। तो चुनाव की घोषणा सबसे पहले चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का दिशा निर्देश तथा घोषणा किया जाता है, ठीक है। जब चुनाव का घोषणा होता है तब इसमें जो है दिशा निर्देश लेता है चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर में पॉइंट हो जाएगा कि नामांकन पत्र भरना। जो चुनाव में जो है बहाली लेते हैं, जो चुनाव में खड़ा होता है, वो सबसे पहले नामांकन पत्र भरते हैं। प्रत्येक प्रत्याशी जो आपका द्वारा चुनाव का पत्र भरा जाता है। जितना भी चुनाव में खड़े होते हैं अपना अपना पत्र भरते हैं जिन्हें चुनाव में जाना है, ठीक है, जो चुनाव में मतलब लड़ते हैं। और तीसरा पॉइंट हो जाए चुनाव चिन्हों का आवंटन। तो जिन प्रत्याशियों का जांच के बाद चयन हो जाता है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह देते हैं। अगर चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाए तो उनको वोट कैसे देंगे। तो चुनाव चिन्ह कब दिया जाता है, जब वो पत्र भरते हैं और इसका जांच के बाद उसको चयन किया जाता है तब, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर का पॉइंट है ये घोषणा पत्र जारी करना, ठीक है। तो प्रत्येक राजनीतिक चुनाव जीतने पर जो उनके द्वारा
किए जाने वाले कार्यों की घोषणा करता है। जब पत्र जारी होता है तो उनको घोषणा करता है, बुलाया जाता है। 5 नंबर में हो जाएगा चुनाव अभियान। तो सभी प्रत्याशी जो है चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। अगर देखिए किसी को आप देखते हैं अगर घर मोहल्ले में, तो जो चुनाव लड़ता है टेम्पो में जो रैली निकालता है, बहुत सारा बाइक से रैली निकालता है, जिसमें प्रचार करता है हमें वोट दीजिए और अपना चुनाव चिन्ह को बताता है। ठीक है, आगे देखिए आपका जो 6 नंबर का पॉइंट हो जाएगा मतदान। ठीक है, तो देश के ऐसे नागरिक जिनका जो वोटर आईडी कार्ड बन गया हुआ चुनाव का या मतदान केंद्र पर आकर अपना मत देते, यानी जो भी 18 साल से पहले, सबसे पहले तो 18 साल जिसका होना चाहिए और उसका वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए, वही चुनाव दे सक यानी चुनाव में जो है वोट दे सकता है। 7 नंबर पॉइंट हो जाएगा मतों की गणना। तो मतदान में जाने के बाद प्रत्याशियों को मिले जाने वाले मतों को गिनती होती है, किसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ा इसको गिनती होता है। और परिणामों की घोषणा में मत की गिनती के बाद जब मतों को परिणामों की घोषणा की जाती है, जिसे प्रत्याशियों को सबसे अधिक मत प्रदान होता है उसे विजय घोषित करते हैं। जो मतलब जिसको जो सबसे अधिक जो है वोट प्राप्त होता है, प्रदान होता है, उसको विजय घोषित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 18 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित आपका जो कारक है, पहला पॉइंट हो जाएगा तापमान। तापमान से कैसे प्राकृतिक वनस्पति प्रभावित होता है? तो एक पौधे को अपने विकास के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस मासिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम तापमान पर पौधे जो नहीं पनप पाते हैं। ठीक है, इसी तरह उच्च तापमान से भी पौधे मुरझा जाते हैं। तो इसमें देखिए जब जो आपका प्राकृतिक वनस्पति जो है इससे कैसे प्रभावित होता है तापमान से, तो देखिए जब आपको जो पेड़ पौधे को बढ़ने के कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना जरूरी है। ठीक है, और इससे कम जब होता है तो ये पनप नहीं पाते हैं, यानी गल जाते हैं। ठीक है, मान चलिए 6 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं, ये 0 डिग्री है, 2 डिग्री है। इसमें जो पेड़ पौधे को जो है धूप नहीं मिल पाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है और ये जो है पनप नहीं पाते। ठीक है, और अगर जो तापमान जो है और ज़्यादा हो गया, यानी जो अधिक तापमान हो गया, उच्च तापमान, तो जो ज़्यादा जो है धूप के कारण जो पौधा मुरझा जाता है। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर का पॉइंट हो जाएगा आपका कि वर्षा। ठीक है, वर्षा से कैसे प्राकृतिक वनस्पति प्रभावित होती है? तो यह वनस्पति के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न पौधे हेतु वर्षा की मात्रा की विभिन्न आवश्यकता होती है। आगे बढ़ी, आपका 3 नंबर का पॉइंट हो जाएगा मिट्टी से। तो मिट्टी के प्रकार हुआ उसे की अपनी पृथक विशेषता का भी वनस्पति या पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारत में बांगर मिट्टी के क्षेत्रों की वनस्पतियां खादर मिट्टी के क्षेत्रों की वनस्पतियों से क्या है तो भिन्न है। ठीक है, और धरातलीय रूप स्वरूप से हो जाएगा। तो धरातलीय स्वरूप भी वनस्पति को प्रभावित करता है। सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश पौधे की वृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो आवश्यकता है। तो यही आपका जो टोटल यहाँ 5 पॉइंट था। ठीक है, तो देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए फिर से आप सोच रहे होंगे कि सर फिर से 15 नंबर का प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो देखिए आपका जितना भी प्रश्न है सब आपका जो 5 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न के नंबर पर मत जाइए, आपको जो है सभी प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, तो प्रश्न आपका जो पूछता है कि नासियों से जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएं। ठीक है, तो देखिए उत्तर में लिखे पहला पॉइंट में कि हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं व्यवस्था को समाप्त करना शुरू कर दिया। दूसरा हो जाएगा जर्मनी संसद में हुए समस्या अग्निकांड से उनका रास्ता आसान हो गया। और जो है 28 फरवरी 1933 को जारी किया गया अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति को जो प्रेस एवं जो है सभा करने की आज़ादी को छीन लिया गया। अग्निकांड का जो उनका रास्ता था जर्मन संसद का वो आसान हो गया, रस्मय अग्निकांड। ठीक है, और 28 फरवरी 1933 को जारी किया गया अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति तो जितना भी प्रेस था सभा में सभी को आज़ादी से छीन लिया गया। ठीक है, 3 नंबर का पॉइंट हो जाएगा 3 मार्च 1933 को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित हो गया। और 3 मार्च 1933 को जर्मनी में जो है तानाशाही के कारण जो है मतलब जो विशेषाधिकार अधिनियम के कारण यहाँ पर तानाशाही स्थापित हो गया, तानाशाही सरकार। ठीक है, आगे बढ़ गया आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगाया गया, यानी रोकथाम लगाया गया। 5वां जगह अर्थव्यवस्था। तो मीडिया न्यायपालिका और सेना पर राजा ने पूरी तरह से क्या किया तो नियंत्रण कर लिया था।
जितना भी मीडिया न्यायपालिका थे आप सेना था उस पर राजा तो पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था और पूरे समाज को नासियों के हिसाब से नियंत्रण व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। ठीक है, आगे बढ़िए। आपका 16 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी डाली, यानी जो जितना भी दिया गया है सभी को उसके बारे में कुछ आपका जो लिखना है। तो देखिए सबसे पहले का नंबर में कि न्यूनतम समर्थित कीमत। ठीक है, तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा न्यूनतम समर्थित कीमत। तो समर्थित मूल्य वह मूल्य है जो सरकार किसानों के लिए तय करती है। जब भारतीय निगम अधिवेश उत्पादन वाले राज्यों में किसान से गेहूं चावल खरीदता तभी किसानों उनके फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहते हैं। तो मतलब इसको देखिए समझ कर लिखिएगा। तो इसमें सबसे सिंपल भाषा यह है कि जितना मतलब जो भारतीय खाद्य निगम जो है जो हर एक के किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। ठीक है, गेहूं और चावल खरीदता है और उनको जो उन्हीं कीमत पर दिया जाता है जब वो पहले उनसे लेते थे। ठीक है, देखिए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि बफर स्टॉक। ठीक है, बफर स्टॉक एक प्रणाली या योजना है जो अच्छी फसल के समय कीमतों को निर्दिष्ट सीमा से नीचे गिरने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदती है और स्टोर करती है। मतलब कि बफर स्टॉक एक प्रणाली योजना। ठीक है, जब मान चलिए किसी समय जो किसान जो बहुत ज़्यादा फसल उत्पादन कर लेते, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर लेते जिसके कारण इनका जो भाव है, इसका जो कीमत है बाजार में गिरने लगता है। ठीक है, मान चलिए जब बहुत सारा अनाज उपज जाएगा, जैसे अभी सब्जी कुछ है, मान चलिए सस्ता दे रहा है, किस कारण सस्ता है कि उसका उपज ज़्यादा है और उसके जो है मांग कम हो जाएगा तो इसका जो मूल्य जो नीचे गिरने लगेगा, इनकी कीमत इसका नीचे गिरने लगेगा, जिसके कारण जो बफर स्टॉक का निर्माण होता है ताकि इसका जो है कुछ फसल को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जाए और इसे उचित दाम पर बेचा जाए। ठीक है, इसलिए बफर स्टॉक का निर्माण होता है। आगे देखिए निर्गम कीमत। जब सरकार द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण जो किया जाता है तब उसे निर्गम कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। मतलब जो है जब सरकार जो है कमी वाला क्षेत्र जैसे गरीबी जो वर्गों है उसमें बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण करता है। मान चलिए जैसे राशन दुकान है, ठीक है, राशन दुकान में सरकार जो है राशन वहाँ पर पहुँचाती है, मतलब जो है उनका जो है सेवक लोग पहुँचाता है, जिसके कारण वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को राशन जो है वितरण किया जाता है और उसमें जो है 1-2 रुपये किलो के भाव से उनको दिया जाता है। ठीक है, देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारियों की व्याख्या करिए। ठीक है, मौलिक अधिकारियों को व्याख्या करना है तो सभी को अच्छी तरह से देखिएगा। पहला है समानता का अधिकार। इसका अर्थ है कि संविधान भारत में जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि आधार पर राज्य किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब समानता का अधिकार में है कि भारत का जाति, वर्ण, जितना भी जन्म है, मान चलिए वो नीचे जाति का हो उच्च जाति को, इनमें समानता का अधिकार, एक समानता सभी को प्राप्त संविधान में लिखा गया। ठीक है, और आपका जो 2 नंबर का पॉइंट हो जाएगा कि समान स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत के सभी नागरिकों को सभी नागरिकों को विचार प्रकट करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्ति को विचार का प्रचार स्वतंत्रता प्राप्त है। शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित करने की स्वतंत्रता क्या प्राप्त है। आगे आपका जो 3 नंबर का हो जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी की शोषण नहीं करेगा और जैसे हरिजनों, स्त्री और भूमिहीन कृषि को शोषण नहीं किया जाता है। शोषण विरुद्ध अधिकार से यही समझिए कि यह एक ऐसा अधिकार है जो कि किसी भी व्यक्ति के देख रेख यानी उससे जैसा कर रहा है उसके लिए नहीं बना जाती, यही शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, मतलब जो है कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे उनको उस दोषी से ठकराया जाए जो कि वो दोषी लायक न है, तो यह शोषण विरुद्ध अधिकार। आगे देखिए आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि या प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म या जो है धर्म का प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसे अपना धर्म चुनने का अधिकार है। अगर आप कोई भी धर्म से हैं, अगर दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, यह समानता या धार्मिक अधिकार से स्वतंत्रता है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिक को संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति से अलग नहीं किया जाता है। ये देखिए आपका जो 6 नंबर का पॉइंट हो जाएगा कि
संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। तो भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों को प्रत्येक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा रखने का क्या अधिकार है। आगे आपका जो नेक्स्ट अंतिम आपका पॉइंट है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसे ही अधिकार का यह अर्थ है कि नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता बताएं। तो शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषता निम्नलिखित है। तो दिन गर्म और रात ठंडे है। शीत ऋतु के समय क्या, तो दिन गर्म है, रात क्या तो ठंडी है। दो में हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। सहित आपका यहाँ देखिए शीत ऋतु लिखे। शीत ऋतु में तापमान जो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। जब दक्षिण से उत्तर जब बढ़ता है तो इसका तापमान क्या होता है, जो है बढ़ने लगता है, घटने और बढ़ने लगता है। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाए, भारत में उत्तर पूर्वी व्यापक पवनें प्रभावित होकर इनके कारण कुछ जो है मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के जो है तट पर होती है। आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि शीत ऋतु जो आपका शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और जो पवनें शिथिल तथा जो है परिवर्तित होती है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा भारत में प्रवेश करते परिणाम स्वरूप शीतलकाश में वर्षा जो है पर्वतीय और हिमपात होता है। तो देखिए यही जो आपका जो शीत ऋतु जो है कब से आरंभ होता है, इसमें दिन कैसा होता है, रात कैसा होता है, और इसका तापमान कब कैसे घटता है, कब बढ़ता है, और इसका जो है क्या, तो इसका जो भारत में उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक है पवन है प्रभावित कैसे होते हैं, इनके कारण कुछ मात्रा में तमिलनाडु के तट पर होता है। ठीक है, और इसमें आसमान कैसा, तापमान कैसा, आर्द्रता कैसा, यही के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर की, युद्धों से जंगल क्यों जो प्रभावित होता है। ठीक है, तो युद्धों से जो जंगल जो निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होता है। पहला कारण हो जाएगा, युद्ध की जरूरत को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। मतलब युद्ध के दौरान जो जंगल कैसे प्रभावित होता है, जंगल कैसे कमता है, तो जब युद्ध जब होता है तब लकड़ी का मांग बढ़ता है। किस लिए बढ़ता है, ताकि हथियार बनाया, बिना हथियार के युद्ध होगा नहीं, और हथियार की जरूरत के लिए लकड़ी की मांग होती है, और लकड़ी की मांग के कारण अधिक से अधिक जो वन काटे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं। यहाँ है लिख दिया। ठीक है, चढ़ जाते हैं। गन नंबर हो जाएगा, युद्ध के समय सरकार लकड़ी के विशाल भंडारे तथा आरा मिलों को स्वयं भी जला दिया जाता है, ताकि ये संसाधन जो है शत्रु के हाथ न लगे, और इसे अस्कार्य अर्धभस्म कर भागो नीति जो है कहते हैं। मान चलिए ये मशीन किसी के हाथ भी लग जाए तो वो पूरे जंगल को क्या तबाही कर देगा, क्योंकि ये ऐसा मशीन है तुरंत ही जो है बड़ा बड़ा वृक्ष को जो है काट देता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू से किए गए कि नहीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को वर्णन करें। तो निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यक्रम निम्नलिखित है। 3 को पूछा, 3 को इसमें बताना है। ठीक है आपको, तो देखिए पहला हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसी कार्यक्रम को 1993, ठीक है 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार का अवसर जो है सृजित है। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना है इसको जो 1933 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि जितना भी नगरीय और शिक्षित लोग हैं उसको बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार, इसको मतलब जितना भी बेरोजगार है उसको रोजगार दिया जाए। आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और शहरों में स्वेज रोजगार अवसर सृजित करना। यानी जो इस कार्यक्रम का जो यही मतलब है कि जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, गांव के जो इलाका है उसमें छोटे शहरों में भी इसको जो रोजगार प्रदान किया जाए। 10वीं पंचवर्षीय योजना के इस कार्यक्रम अंतर्गत इतना लाख नई योजनाओं का अवसर सृजित करने का लक्ष्य जो रखा गया है। ठीक है, देखिए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005।
इस आपका जो इसको जो है मनरेगा भी कहते, तो इस ये अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम गारंटी अधिनियम में रखा गया, जिसको मनरेगा कहते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो दैनिक बेरोजगार के क्या भत्ते अधिकार हो सकते हैं। मतलब जो इस रोजगार में जितना भी जो है व्यक्ति है उसको 15 दिन के अंदर रोजगार देना चाहिए, और इसमें 100 दिनों का गारंटी अधिकार होता है, मतलब 100 दिनों तक इसमें जो है रोजगार दिया जाता है। आगे बढ़िए, आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करे। उत्तर हो जाएगा भारत में चुनाव आयोग की निम्नलिखित भूमिका है। पहला पॉइंट हो जाएगा चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजे की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। दूसरा हो जाएगा चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को क्या दंडित करना। 3 नंबर में हो जाएगा चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का जो है आदेश देना। मतलब चुनाव में आयोग का भूमिका कैसे निभाता है, तो चुनाव अधिसूचना में जब जारी होता है इसमें नतीजे को घोषणा किया जाता है, और इसमें आचार संहिता द्वारा लागू किए जितना भी उल्लंघन कार्य रहता है इसको जो दंड दिया जाता है। जितना भी उल्लंघन जो करता है जो चुनाव करने में, उस उम्मीदवारों को क्या पार्टी को दंड दिया जाता है। और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आपका 4 नंबर है कि जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हो तो वहाँ दोबारा चुनाव किया जाता है। मतलब जहाँ पर चुनाव केंद्र बनाया जाए तो वहाँ मान चलिए अच्छा चुनाव नहीं होता तो वहाँ पर दोबारा चुनाव किया जाता है। 18 नंबर का आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में, उसके बाद देखिए आपका जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि भारत में वर्षा ऋतु की विशेषता का वर्णन करें। भारत में वर्षा ऋतु की विशेषता है, क्या क्या विशेषता है सभी को देखिए। तो पहला हो जाएगा भारत में वर्षा निश्चित होती है, इसका कोई सीमा नहीं है कब कितना होगा। भारत में विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशील पाई जाती है। भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो वर्षा होती है, अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली नहीं की मात्रा में भी अंतर पाया जाता है। कहीं इतना वर्षा होता है कि बाढ़ आ जाता है, कहीं वर्षा होवे नहीं करता है, ठीक है। और आगे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारत में होने वाले जो वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ हो चुका है। तो जब वर्षा होता है कभी इतना वर्षा होता है कि बाढ़ आ जाता है, कभी नहीं होता तो सूखा आता है। बाढ़ आने के कारण जो है जिसका जो है छोटा छोटा घर वो डूब जाता है। सूखा आने के कारण फसल बर्बाद हो जाता है, बाढ़ आने के कारण भी फसल बर्बाद हो जाता है। एक लगातार भारी वर्षा से बाढ़ आ जाती है, दूसरी तरफ वर्षा की विफलताओं के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है, ठीक है। वही बात यहाँ रिपीट हो रहा है। तो देखिए आपका जो इसमें बोल रहे हैं, सोच रहे हो सर आप जो 19 नंबर का क्वेश्चन नहीं कराएं, तो देखिए आपका जो 19 नंबर का क्वेश्चन जो मैप है, ठीक है, मैप से संबंधित प्रश्न है, तो इसका जो वीडियो अपलोड हो चुका अलग से, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। तो इसका वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको जो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, और हर एक प्रश्न को आप पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका जो इस वीडियो का अधिक से अधिक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से दिक्कत होता है कमेंट में बताइएगा।